फर्स्ट क्वेश्चन, विच बोन इज ऑल्सो नोन एज चीक बोन? इनमें से कौन सी बोन चीक बोन के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए पैलेटाइन, मैक्सिला, वॉमर या जाइगोमैटिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक बोन को हम चीक बोन के नाम से जानते हैं, यानी आपके फेस पर गालों के नीचे पाए जाने वाली बोन। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 2, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नियोनेटल मॉर्टिलिटी इन इंडिया इज? भारत में नियोनेटल मॉर्टिलिटी का सबसे कॉमन कॉज कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए डायरिया, बर्थ इंजरीज, लो बर्थ वेट, कंजेनाइटल एनोमलीज। नियोनेटल मॉर्टिलिटी का कॉमनेस्ट कॉज इंडिया में। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लो बर्थ वेट बेबीज में सबसे ज्यादा नियोनेटल एज में मॉर्टिलिटी देखी जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहां से जुड़े कुछ और पॉइंट्स को यहां हम क्लियर करेंगे। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मॉर्टिलिटी रेट इन इंडिया इज प्रीटर्म बर्थ। अगर किसी बच्चे का जन्म 37 सप्ताह की प्रेगनेंसी से पहले हो गया है तो ये प्रीटर्म बर्थ कहलाती है। और इस टाइम पीरियड में जन्म लेने वाले बच्चे जो होते हैं, जनरली उनका जो वजन होता है वो 2.5 kg से कम होता है, यानी लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं। और इसके साथ ही जो बच्चे होते हैं वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते। तो बर्थ वेट कम होने के कारण और बॉडी का प्रॉपर मैच्योर नहीं होने के कारण नियोनेट्स के अंदर मृत्यु होना सबसे बड़ा कारण माना जाता है। होपफुली दिस इज क्लियर। अब हम बात करते हैं नियोनेटल पीरियड होता कितना है। जन्म से लेकर 28 दिन का जो समय है ये नियोनेटल पीरियड कहलाता है। अगर आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि अर्ली नियोनेटल एज कितनी होती है तो आप बताएंगे जन्म से लेकर 7 दिन का समय अर्ली नियोनेटल पीरियड कहलाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए लेट नियोनेटल पीरियड कितना होता है तो आप बताएंगे 8 दिन से लेकर 28 दिन का समय लेट नियोनेटल पीरियड कहलाता है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि पूरे विश्व में अर्ली नियोनेटल एज ग्रुप में मृत्यु का सबसे कॉमन कारण कौन सा है, यानी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली नियोनेटल मॉर्टिलिटी रेट इन द वर्ल्ड। तो इस सिचुएशन में आप आंसर देंगे कि प्री मैच्योरिटी और कंजेनाइटल एनोमलीज। अगर बच्चे में जन्म के साथ ही कोई एबनॉर्मलिटी मौजूद है और बच्चा यदि प्री मैच्योर है तो इस वजह से 7 दिन के अंदर बच्चे की डेथ सबसे ज्यादा होती है। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज इन द होल वर्ल्ड। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि 8 दिन की एज से लेकर 28 दिन की एज तक में पूरे विश्व में बच्चे में मृत्यु का सबसे कॉमन कारण क्या है तो आप बताएंगे इन्फेक्शन। ये डायरिया हो सकता है, टिटनेस हो सकता है। इन्फेक्शन इज द कॉज। और इन्फेक्शन में भी यदि आपसे पूछा जाए तो डायरिया और टिटनेस। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन वुमेन विथ एंटीपार्टम हेमरेज? किसी प्रेग्नेंट वुमेन में प्रेगनेंसी के दौरान यदि वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो इस दौरान कौन सा टेस्ट नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना जाता है? ऑप्शन ए यूएसजी एब्डोमेन,
ऑप्शन बी पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी एमनियोसेंटेसिस, ऑप्शन डी क्रॉनिक विलस सैंपलिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर प्रेग्नेंट वुमेन में वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और आप पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, यानी आप अपने हैंड से, फिंगर से वेजाइना का एग्जामिनेशन करते हैं, तो यहाँ पर ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। जो ब्लीडिंग हो रही है उसके और ज़्यादा होने की संभावना रहती है, बिकॉज हमें एग्जैक्ट कॉज का पता नहीं है कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है। इसलिए अगर वुमेन में वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो आप कभी भी पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ऑप्शन बी करेक्ट हियर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल यूट्रस का वेट कितना होता है? ऑप्शन ए 60 kg, 60 पाउंड, 60 ग्राम, 60 mg। अगर जल्दबाजी में आपने ऑप्शंस गलत सेलेक्ट किया है तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जब भी आप एग्जाम में फाइनल आंसर सबमिट करें उससे पहले आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ें और ऑप्शंस को भी पूरा पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। इस तरह की छोटी सी मिस्टेक आपको कई रैंक पीछे लेकर आ सकती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी, इट इज अ टाइपिंग एरर। यहां पर 60 ग्राम्स जो है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल यूट्रस का वेट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हियर। याद रखिएगा, जनरली एग्जाम में यूट्रस का वजन प्रेग्नेंट वुमेन में एट टर्म पर पूछा जाता है, तो आप बताएंगे 1000 ग्राम यानी 1 किलो। और अगर नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के यूट्रस का यदि वेट आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे 60 ग्राम्स। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर नियोनेटल रिसस्टिटेशन। अगर आप किसी नियोनेट को रिसस्टिटेट कर रहे हैं तो उसका सीक्वेंस क्या रहेगा? ए बी सी टी, टी सी टी ए बी ए सी टी ए बी सी। नियोनेटल रिसस्टिटेशन में किस सीक्वेंस को आप फॉलो करेंगे? अडल्ट के अंदर तो आप सभी जानते हैं CAB होता है और नियोनेट्स का आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा, जब भी किसी नियोनेट को आप रिसस्टिटेट कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी हम टेम्परेचर को देंगे। सबसे पहले टेम्परेचर चेक करेंगे, फिर उसका एयरवे, देन ब्रीथिंग एंड फाइनली सर्कुलेशन। सो याद रखें, TABC is the sequence of resuscitation into a neonate. Question number 7. The last product in the process of blood coagulation is. क्लॉटिंग मैकेनिज्म के बाद क्लॉटिंग प्रोसेस का आखिरी प्रोडक्ट क्या होता है जिसे आप प्रॉपर क्लॉट के नाम से जानते हैं? फिब्रिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। The right answer is option A. Fibrin is a final coagulation product. Fibrin क्लॉटिंग का अंतिम उत्पाद होता है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट, प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है इसे। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स का नीला पड़ जाना क्या कहलाता है? जैक्वेमर साइन, हैगर साइन, चैडविक साइन, गुडेल साइन। The right answer is
option C, it is Chadwick sign. Bluish discoloration of cervix is called Chadwick sign and bluish discoloration of vagina is called Jacquemer sign. There is a slight difference between both signs. Next, acute bleeding from the nose is known as. नोज से ब्लीडिंग का होना क्या कहलाता है? हेमेटेमेसिस, हिमोप्टाइसिस, एपिस्टैक्सिस या फिर राइनोरिया? The right answer is option C. It is called epistaxis. अगर नोज ब्लीड हो रही है, नक्सीर आ रही है, तो इसे आप एपिस्टैक्सिस के नाम से जानते हैं. आइए रिमेनिंग टर्म्स को भी डिस्कस कर लें. हिमोप्टाइसिस का मतलब है ब्लीडिंग फ्रॉम द लंग्स. अगर किसी पर्सन में लंग्स से ब्लीडिंग आ रही है, लंग्स में ब्लीडिंग हो रही है, तो इस पेशेंट में कफ के साथ ब्लड मौजूद होगा. इसे हम हिमोप्टाइसिस के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट आता है हेमेटेमेसिस. हेमेटेमेसिस का मतलब है ब्लीडिंग फ्रॉम द स्टमक. स्टमक से ब्लीडिंग का होना हेमेटेमेसिस कहलाता है. या यूं कह सकते हैं पेशेंट जब वॉमिट करता है तो उसके वॉमिट में ब्लड की प्रेजेंस होती है और यहाँ पर सोर्स ऑफ ब्लड स्टमक रहता है. नेक्स्ट टर्म आती है राइनोरिया. राइनोरिया का मतलब है क्लियर वाटरी फ्लूइड रनिंग फ्रॉम द नोज इज यूजुअली फ्रॉम कोल्ड. अगर किसी क्लाइंट को कोल्ड हुआ है, सर्दी लग गई है, तो उसमें नोज से क्लियर वाटरी फ्लूइड निकलेगा. इसे हम राइनोरिया कहते हैं. एपिस्टैक्सिस के अंदर तो नोज से ब्लड निकल रहा था और राइनोरिया कंडीशन में नोज से क्लियर वाटरी सब्सटेंस निकलेगा. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, Cooley's anemia is caused by which reason? Cooley's anemia का क्या कारण होता है? Deficiency of vitamin C, deficiency of vitamin B12, deficiency of beta chain of hemoglobin, deficiency of alpha chain. Cooley's anemia. The right answer is option C. याद रखिएगा, अगर हीमोग्लोबिन में बीटा चेन डिफेक्टेड है तो इस वजह से होने वाला एनीमिया कूलेस एनीमिया कहलाएगा. क्वेश्चन नंबर 11, RBSK का फुल फॉर्म आपको बताना है. राष्ट्रीय बाल श्रमिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल श्रमिक कल्याण. What is the full form of RBSK? Correct option is C. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम. आइए इसके बारे में जान लेते हैं. RBSK फुल फॉर्म राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम. RBSK प्रोग्राम स्टार्टेड February 2013. फरवरी 2013 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था. RBSK प्रोग्राम जो है NRHM के अंतर्गत आता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन. It is important initiative aiming at early identification and early intervention for children from birth to 18 years to cover four diseases. इस
आरबीएस के प्रोग्राम में जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चों को लाभ मिलता है और इस प्रोग्राम में 4 डिजीज या 4D को कवर किया जाता है। याद रखिएगा, आरबीएसके में 4D क्या है, ये क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा गया है। 4D का मतलब है डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसीज, डिजीजेस, डेवलपमेंट डिलेज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। एक बार फिर से देख लेते हैं। आरबीएसके में 4D को इंक्लूड करते हैं, जिसमें डिफेक्ट्स एट बर्थ यानी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज आप कह सकते हैं, डेफिशिएंसी यानी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है और किसी प्रकार के डिजीजेज हैं, और डेवलपमेंट डिलेज इंक्लूड डिसेबिलिटी, इन चारों को इंक्लूड किया जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बताना है आपको। 5 to 10, 10 to 21, 20 to 30, 15 to 25 mm of Hg. The right answer is 10 to 21 mm of Hg। 10 से 21 mm of Hg इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है, हमारी आईज का प्रेशर होता है। अगर ये प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है पेशेंट को ग्लूकोमा कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म सीजोफ्रेनिया? सीजोफ्रेनिया टर्म किसने दी थी? ऑप्शन ए क्रैपलिन ने, सैंडर ने, ब्यूलर ने, या फिर मेयर ग्रॉस ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। यूगेन ब्यूलर नाम के पर्सन ने सबसे पहले सीजोफ्रेनिया टर्म दी थी। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया होने पर अर्ली साइन के रूप में क्या देखा जाता है? रेस्टलेसनेस, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, साइनोसिस। द राइट आंसर इज रेस्टलेसनेस। हाइपोक्सिया का मतलब होता है डिक्रीज ऑक्सीजन इन टिश्यू। बॉडी टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सिया कहलाती है, और इसमें सबसे पहले रेस्टलेसनेस और एप्रीहेंशन देखा जाता है। अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया इज रेस्टलेसनेस और एप्रीहेंशन। Question number 15. The test that is most specific for myocardial damage. मायोकार्डियल डैमेज होने पर इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट के रूप में किसे इस्तेमाल करेंगे आप? CKMB, मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन आई, या फिर CK? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हम यहाँ पर ट्रोपोनिन आई को मोस्ट स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब भी किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या हार्ट अटैक आता है तो यहाँ पर मायोकार्डियल सेल्स के अंदर डैमेज होता है और इन सेल्स के अंदर ट्रोपोनिन आई पाया जाता है। जैसे ही ये सेल डैमेज होती है, ट्रोपोनिन आई सेल से निकलकर ब्लड में आ जाता है, और जब ब्लड टेस्ट में इनका लेवल चेक किया जाता है तो अगर ट्रोपोनिन आई बढ़ा हुआ है तो हम ये समझ जाते हैं कि हार्ट की जो मायोकार्डियल सेल्स हैं वो डैमेज हुई है और पेशेंट को हार्ट अटैक आया है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, रैमसे स्केल इज यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ। रैमसे स्केल का इस्तेमाल
किसकी फाइंडिंग में किया जाता है? सिडेशन, एंजियस पेशेंट, पेन और अराउजल? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। रामसे स्केल जो है सिडेशन के असेसमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द snowstorm appearance in the uterus in USG indicate the presence of? अगर किसी क्लाइंट के यूट्रस की सोनोग्राफी करवाने पर उसमें स्नोस्ट्रोम अपीयरेंस दिखाई देती है। स्नोस्ट्रोम अपीयरेंस का मतलब है बर्फ के तूफान जैसी स्ट्रक्चर। तो ये हमें क्या बताती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, फिब्रॉइड इन प्रेगनेंसी, हाइड्रेमियोस, वेसिकुलर मोल? snowstorm appearance in uterus indicates? The right answer is option D। ये हमें वेसिकुलर मोल होने को बताती है। ऑप्शन डी करेक्ट। याद रखिएगा, अगर सोनोग्राफी में स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस है तो ये हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल, वेसिकुलर मोल या हाइड्रेटेड मोल को दर्शाती है। ऑल आर द सेम टर्म्स, हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल, वेसिकुलर मोल, हाइड्रेटेड मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होता है? कोबैलामिन, पायरिडॉक्सिन, नियासिन या फिर फॉलिक एसिड? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। फॉलिक एसिड को आप विटामिन B9 के नाम से भी जानते हैं। प्रेगनेंसी में यदि इस फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। कोबालामीन को आप विटामिन B12 के नाम से जानते हैं और इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंट्रोल ब्लीडिंग इन चाइल्ड विथ हीमोफीलिया द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू गिव? एक बच्चा जिसमें हीमोफीलिया डिजीज है उसमें हो रही ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? एल्ब्यूमिन, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फैक्टर 8 कॉन्सेंट्रेट, फैक्टर 2, 7, 9, 10 कॉम्प्लेक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर हम इस पेशेंट को फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे, FFP देंगे, क्योंकि इस FFP के अंदर सभी क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में हीमोफीलिया कौन सा है ये स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है। अगर हीमोफीलिया ए होता क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन, तो आप यहाँ पर फैक्टर 8 दे सकते थे जो कि ब्लीडिंग को रोक देता, क्योंकि हीमोफीलिया ए के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं थी। हो सकता है क्लाइंट को हीमोफीलिया बी हो जो कि क्लॉटिंग फैक्टर 9 से हो रहा हो, इस वजह से हमने ऑप्शन सी को सही नहीं माना। हीमोफीलिया एक रॉयल डिजीज है। सबसे पहले इसे शाही परिवार में खोजा गया था। यहाँ पर डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी के कारण क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो पाता और थोड़ी सी भी इंजरी होने पर सीवियर ब्लीडिंग देखी जाती है। एल्ब्यूमिन हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन का टाइप है। इसकी डेफिशिएंसी से एसाइटिस जैसे डिजीज, बॉडी में एडिमा आदि हो सकती हैं। फैक्टर 2, 7, 9 और 10 इसका निर्माण विटामिन के द्वारा लीवर में किया जाता है और ये सभी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
नाइट्रोग्लिसरीन इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच रूट। आपको बताना है नाइट्रोग्लिसरीन किस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है, सबलिंगुअल, इनहेलेशन, पेरेंट्रल और इंसर्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नाइट्रोग्लिसरीन जो है सबलिंगुअल रूट से दी जाने वाली मेडिसिन है। सबलिंगुअल रूट का मतलब होता है इसे आपकी टंग के नीचे प्लेस किया जाता है, जीभ के नीचे इस टैबलेट को रखा जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट फॉर्म, स्प्रे फॉर्म दोनों में ही उपलब्ध होती है और क्रिटिकल केयर यूनिट में जहां पर कार्डियक मॉनिटर्स की फैसिलिटी अवेलेबल है वहां पर हम नाइट्रोग्लिसरीन को आईवी रूट से भी दे सकते हैं। अदरवाइज इसे कभी भी आप आईवी रूट से इस्तेमाल नहीं करें, बहुत ही डेंजरस मेडिसिन है, काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी कॉज कर सकती है। इसका साइड इफ़ेक्ट होने पर पेशेंट में हाइपोटेंशन डेवलप हो सकता है, सीवियर हेडेक हो सकता है। नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये बेसिकली एक वैसोडाइलेटर ड्रग है जो कि वेसल्स को डायलेट करके बॉडी में ब्लड फ्लो को रेगुलेट करती है और पेशेंट को हो रहा चेस्ट पेन या एंजाइना पेक्टोरिस रिलीव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ hallucination is most commonly found in schizophrenia? सिजोफ्रेनिया पेशेंट में सबसे ज़्यादा कौन सा हेल्यूसिनेशन देखा जाता है, विजुअल, गस्टेटरी, टैक्टाइल या फिर ऑडिटरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में हम सबसे ज़्यादा ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन देखते हैं। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है पेशेंट को कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि वास्तव में होती ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, ड्रग ऑफ चॉइस इन पैरासीटामोल ओवरडोज। अगर किसी पेशेंट ने पैरासीटामोल की ओवरडोज ले ली है तो इससे ट्रीट करने के लिए एंटीडोट के रूप में, ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में क्या देंगे आप, नैलोक्सोन, एट्रोपिन सल्फेट, नियोस्टिग्माइन या फिर एन एसिटाइल सिस्टीन? बेसिक बट इंपॉर्टेंट, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। पैरासीटामोल की ओवरडोज होने पर एन एसिटाइल सिस्टीन एज अ एंटीडोट इस्तेमाल करते हैं। नैलोक्सोन या नारकेन ओपियोइड ड्रग की ओवरडोज होने पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल डेथ इज ऑल्सो नोन एज। क्लिनिकल डेथ को आप और किस नाम से जानते हैं, ब्रेन डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, लीगल डेथ, बायोलॉजिकल डेथ? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लिनिकल डेथ को हम ब्रेन डेथ के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अबाउट। प्रेगनेंसी में कुल कितना वेट गेन होता है, 6 kg, 8 kg, 11 kg या 14 kg? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। प्रेगनेंसी के दौरान एक नॉर्मल वुमेन टोटल 11 kg वेट गेन करती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ट्राइमेस्टर वाइज बताएं तो आप कहेंगे प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg वेट गेन होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5 kg और थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 kg वेट गेन होता है। तो हम कह सकते हैं टोटल 11 से 12 kg वेट गेन होता है। नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट इज। हार्ट का पेसमेकर किसे कहा जाता है, एवी नोड, एसए नोड, पुर्किंजे फाइबर या बंडल ऑफ हिस?
द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ऐसे नोड यानी साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड में ऐसी क्षमता पाई जाती है कि ये हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ये इम्पल्स जनरेट करता है जिसकी वजह से हार्ट में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और इसलिए इसे नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ऐसे नोड की लोकेशन भी कई बार पूछी गई है। मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में जिस जगह पर सुपीरियर वेना कावा ओपनिंग होती है उसके बिल्कुल पास ही ऐसे नोड पाया जाता है। ऐसे नोड के द्वारा 60 टू 100 बीट्स पर मिनट की रेट से इंपल्स जनरेट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फेंट डबल्स his or her birth weight at which month? The options are 6 months, 5 months, 7 months, 8 months. किस उम्र पर इन्फेंट का वजन उसके जन्म के वजन का 2 गुना हो जाता है? The right answer is option A, 6 months. इस क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन देखा जाता है। कई बुक्स के अंदर आपको आंसर 5 मंथ्स मिलेगा और कई बुक्स के अंदर आपको 6 मंथ्स मिलेगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है एग्जाम में आपको कौन सा ऑप्शन दिया जाता है। मोस्टली आप आंसर 6 मंथ्स को कह सकते हैं बिकॉज यहाँ पर तो लगभग वेट डबल हो ही जाता है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर बुक टू बुक वेरी करता है, एग्जामिनर पर निर्भर करता है। सो बी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग सच क्वेश्चंस। एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर पेपर बनाते समय ऑथर ने, डिजाइनर ने किस बुक से लिया है उसके बिहाफ पर मानता है। सो इट डिपेंड्स ऑन देम। क्वेश्चन नंबर 27, अनशेकेबल बिलीफ इज नोन एज। अनशेकेबल बिलीफ का क्या मतलब है? हेल्यूसिनेशन, इल्यूशन, डेल्यूशन, परसेप्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज डेल्यूशन। अनशेकेबल बिलीफ को आप डेल्यूशन के नाम से जानते हैं। आइए कुछ टर्म्स हैं जिन्हें एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सबसे पहला होता है डेल्यूशन। अनशेकेबल, फॉल्स, फिक्स्ड बिलीफ अबाउट समथिंग और एनी ऑब्जेक्ट। अगर किसी पेशेंट ने किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में कोई चीज मान ली तो आप उसे, वो कितना भी गलत हो, आप कितने भी फैक्ट्स उसके सामने रख दें, उसके इस बिलीफ को आप बदल नहीं सकते। ये कंडीशन डेल्यूशन कहलाती है। डेल्यूशन इज अ फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्यूसिनेशन की। इट फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी स्टिम्युलेशन। हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है कि बिना किसी रियल स्टिम्युलाई के पेशेंट को वो चीज परसीव होना। मान लीजिए पेशेंट को ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन है तो पेशेंट को कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देंगी जो वास्तव में उस समय वहां पर है ही नहीं। इसका अदर एग्जाम्पल देखें तो पेशेंट को विजुअल हेल्यूसिनेशंस हो सकते हैं। पेशेंट को कुछ ऐसी चीजें दिखाई देंगी या ऐसा कोई पर्सन दिखाई देगा जो वास्तव में होता ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इल्यूजन की। इल्यूजन का मतलब है परसेप्शन विथ मिसपरसेप्शन, मिसपरसेप्शन विथ रियल स्टिमुलाई। इल्यूजन में स्टिमुलाई तो होता है लेकिन पेशेंट उसे गलत परसीव करता है। इसका सबसे सटीक और सिंपल एग्जाम्पल है, मान लीजिए आप अंधेरे में कहीं जा रहे थे और आपने अचानक रोड पर पड़ी एक लकड़ी को सांप समझ लिया।
आपने रोड पर पड़ी एक लकड़ी को अंधेरे की वजह से सांप समझ लिया, तो ये इल्यूशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर स्टिमुलाई के रूप में लकड़ी तो है, लेकिन इसका मिस परसेप्शन किया गया, गलत परसुएशन किया गया, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड इल्यूशन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको आज के ये क्वेश्चंस, ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी प्रिपरेशन के लिए रेगुलरली हम इसी तरह के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। दोपहर 3 बजे इस चैनल पर थ्योरी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता है, जबकि रात को 8:30 बजे MCQs का वीडियो आपके लिए पब्लिश किया जाता है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 28, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज़्यादा होने वाला एनीमिया टाइप आपको बताना है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। प्रेग्नेंट वुमेन में हीमोडाइल्यूशन के कारण आयरन की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, जिसके कारण आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, और ये प्रेगनेंसी के दौरान देखे जाने वाला सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एनीमिया है। इसी वजह से प्रेग्नेंट वुमेन को आयरन टैबलेट्स भी सप्लीमेंट के रूप में दी जाती हैं। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B9 या फॉलिक एसिड की कमी से होता है, जबकि पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 या साइनोकोबालामिन की डेफिशिएंसी से होने वाला एनीमिया टाइप है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, जो कि प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद। प्रेगनेंसी के दौरान 28 सप्ताह के बाद किसी वुमेन में पेनलेस ब्लीडिंग होती है, तो ये क्या कहलाएगा? हाइडेटी डिफॉर्म मोल, प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या फिर मोलार प्रेगनेंसी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब है प्लेसेंटा का इसकी नॉर्मल पोजीशन पर इम्प्लांट ना होकर किसी और जगह पर इम्प्लांट होना, और इस प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर जो सर्विक्स की ओपनिंग है, सर्वाइकल ओएस है, ये लगभग पार्शली या कंप्लीटली कवर्ड रहता है, और इस सिचुएशन में आपको पेनलेस ब्लीडिंग एज अ फाइंडिंग देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 30, द परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज। अगर किसी वुमेन में परमानेंटली मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाए तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? एमेनोरिया, मेनोपॉज, ओलिगमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। मेंस्ट्रुअल साइकिल का परमानेंटली रुकना मेनोपॉज कहलाता है, और ये अराउंड 45 to 55 ईयर्स ऑफ एज में देखा जाता है। मेनार्की का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, वो अराउंड 13 ईयर्स पर देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, which of the following antibodies occur as pentameric structure? उस एंटीबॉडी को सेलेक्ट कीजिए जिसकी स्ट्रक्चर पेंटामेरिक होती है। IgA, IgG, IgE, IgM. Which immunoglobulin have pentameric structure?
द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो है उसकी पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होती है। आइए इसके बारे में और जान लें। Immunoglobulin M has a pentameric structure because it consists of 5 immunoglobulin subunit। इसमें 5 इम्यूनोग्लोबुलिन सब यूनिट की प्रेजेंस के कारण इसकी पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है। इसे याद रखने का तरीका है, आप इम्यूनोग्लोबुलिन एम को इस प्रकार से बताएं और फिर इसमें 5 इम्यूनोग्लोबुलिन सब यूनिट्स को इसके हर एक कॉर्नर पर प्लेस कर दें, तो होपफुली अब आप इसे नहीं भूलेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेंटामेरिक स्ट्रक्चर वाला इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, तो आप इस डायग्राम को याद रख सकते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन एम के अंदर 5 इम्यूनोग्लोबुलिन सब यूनिट्स पाई जाती हैं और ये कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन M is also called millennial molecule because it is a heavy molecule with a molecular weight of 90,000 to 1 lakh। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इम्यूनोग्लोबुलिन को हम मिलेनियर मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ये लगभग 90,000 टू 1 लाख के अप्रॉक्स होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस इन बेड वेटिंग। अगर किसी पर्सन में, किसी बच्चे में बेड वेटिंग की फाइंडिंग है यानी एन्यूरिसिस है, तो इसे आप कौन सी मेडिसिन देंगे, लेसिक्स या इमिप्रामिन? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इमिप्रामिन। इमिप्रामिन जो है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है जो कि एन्यूरेसिस या बेड वेटिंग करने वाले बच्चों के ट्रीटमेंट के रूप में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल की जाती है। लेसिक्स जो है ये एक डाईयूरेटिक मेडिसिन है जो कि इसके अंदर साल्ट के रूप में फ्रूसेमाइड आता है और ये लूप डायूरेटिक्स के नाम से जानी जाती है। ये यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 33, द मैक्सिमम इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन सीरम इज। आपको बताना है कि सीरम में सबसे ज़्यादा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, IgA, IgG, IgE, IgM? The right answer is option B, IgG, immunoglobulin G। Immunoglobulin G is a principal immunoglobulin in human serum। It is most abundant 80% immunoglobulin। याद रखिएगा, हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स या इम्यूनोग्लोबुलिन के रूप में टोटल 5 पाए जाते हैं, जिसमें IgG, IgA, IgM, IgE और IgD होते हैं। ये 5 इम्यूनोग्लोबुलिन बॉडी में पाए जाते हैं और इनमें अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है तो आप बताएंगे IgG। 80% टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन का लगभग 80% यही होता है और इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकता है, तो आप बताएंगे IgG। ये एकमात्र ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर कर बेबी तक पहुंचता है और बच्चे में इम्यूनिटी डेवलप करता है। इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क में IgA पाया जाता है, ब्रेस्ट मिल्क में IgA पाया जाता है। IgM के बारे में हमने अभी डिस्कस कर लिया। ये एक मिलेनियर मॉलिक्यूल है जो कि 5 इम्यूनोग्लोबुलिन सब यूनिट से मिलकर बना होता है। टोटल ये 3 ही इम्यूनोग्लोबुलिन हैं जिनके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट सफलिंग गेंट इज कैरेक्टरिस्टिकली सीन इन। आपको बताना है
एक पेशेंट जो कि छोटे छोटे कदमों के साथ लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, तो ये फाइंडिंग कौन से पेशेंट में देखने को मिलेगी? एल्जाइमर डिजीज के पेशेंट में, पार्किंसन डिजीज के पेशेंट में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले पेशेंट में, या फिर माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट में? शॉर्ट सफलिंग गेंट, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। पार्किंसन डिजीज वाले पेशेंट में शॉर्ट सफलिंग गेंट देखा जाता है, यानी वो बिल्कुल छोटे छोटे कदमों से लड़खड़ाते हुए चलता है, आगे झुककर चलता है, उसके चेहरे पे किसी भी प्रकार के एक्सप्रेशंस नहीं होते, मास्क ऑन फेस जैसी अपीयरेंस होती है। इसके अलावा माइस्थेनिया ग्रेविस में आपको पटोसिस कंडीशन देखने को मिलती है। पटोसिस इज अ ड्रोपलिंग ऑफ आईलिड्स। नेक्स्ट बेसिक बट इंपॉर्टेंट, आफ्टर मील इज एब्रीवेटेड एज। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में आपको कौन सा एब्रीवेशन लिखा मिले जिसके बिहाफ पर आप कहेंगे कि इस मेडिसिन को खाने के बाद लेना है, आफ्टर मील लेना है? PRN, PM, PC, HS? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर किसी मेडिसिन के सामने PC लिखा है तो इसका मतलब है खाना खाने के बाद, और अगर AC लिखा है तो इसका मतलब है खाना खाने से पहले, और HS का मतलब होता है बिफोर गोइंग टू बेड, यानी रात को सोते समय। क्वेश्चन नंबर 36, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होने पर कौन सी ड्रग दी जाती है? लिथियम कार्बोनेट, क्लोरप्रोमेथाजिन, ब्यूप्रोपियोन, या बेंजोडाइजेपिन्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लिथियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, बाइपोलर अफेक्ट डिसऑर्डर का मतलब है पेशेंट को कभी डिप्रेशन, कभी मेनिया, कभी डिप्रेशन चलता है। इस सिचुएशन में लिथियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, द पॉपुलेशन सर्व्ड बाय सब सेंटर इन प्लेन एरियाज। प्लेन एरिया में कितनी आबादी पर सब सेंटर ओपन किया जाता है? 1000, 5000, 30,000, 80,000? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, अगर आपको मैदानी क्षेत्रों में, प्लेन एरिया में सब सेंटर ओपन करना है तो वहां की पॉपुलेशन कम से कम 5000 होनी चाहिए, और अगर हिली, ट्राइबल, डेजर्ट एरिया में सब सेंटर ओपन करना है तो इसके लिए 3000 की आबादी होना जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 कलर कोड्स ऑफ बैग्स इन BMW। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में कौन से 4 कलर कोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं? येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू। येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक, रेड, ब्लू, white, black, yellow, red, white, blue. Which option is correct? The right answer is option D. Yellow, red, white and blue. आइए इसके बारे में जान लें। According to Biomedical Waste Management Amendment Act 2016, black bag is removed and white bag is added. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में बदलाव किया गया 2016 में, और उसके बाद ब्लैक बैग जो था उसके स्थान पर वाइट बैग को हमने इंक्लूड कर लिया। तो अब येलो, रेड, ब्लू और वाइट, ये 4 कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। येलो, रेड, ब्लू, वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस वाटर स्टूल इज टिपिकल साइन ऑफ। राइस वाटर स्टूल किस डिजीज में देखा जाता है?
कॉलेरा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी या डाइसेंट्री। चावल के मांड के समान स्टूल यदि है तो ये कौन से डिजीज को बताता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज कॉलेरा। कॉलेरा को आप हिंदी में हैजा रोग के नाम से जानते हैं और विब्रियो कॉलेरे नाम के बैक्टीरिया द्वारा ये होता है। बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 42, मैटरनल मोर्टिलिटी इज मैक्सिमम इन प्रेग्नेंट वुमेन में मृत्यु, प्रेगनेंसी के दौरान मृत्यु किस समय सबसे ज्यादा होती है? पोस्टपार्टम में, एंटीपार्टम में, पेरीपार्टम में या इनमें से किसी में भी नहीं? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, बच्चे को जन्म देने के बाद यानी पोस्टपार्टम पीरियड में मैटरनल मोर्टिलिटी सबसे ज्यादा देखी जाती है। मैटरनल मोर्टिलिटी इज मैक्सिमम इन postpartum period. Next question, normal length of newborn at birth is, जन्म के समय नवजात शिशु की कितनी लंबाई होती है? 20 से 25 सेंटीमीटर, 45 से 50, 70 से 80, 78 से 85 सेंटीमीटर्स। The right answer is option B. न्यूबॉर्न बेबी का जन्म के समय लेंथ 45 to 50 सेंटीमीटर्स होता है, 45 से 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 44, मेजर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस इज, पैंक्रियाटिक जूस में प्रोटीन के डाइजेशन के लिए पाया जाने वाला मेजर एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन, एमिनोपेप्टाइडेज, पेप्सिन या फिर डाइपेप्टाइडेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज ट्रिप्सिन। प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए मेजर एंजाइम ट्रिप्सिन पैंक्रियास द्वारा सिक्रीट किया जाता है, पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, नॉर्मल सीरम क्लोराइड लेवल इज 135 to 145, 120 to 130, 98 to 107, 50 to 70 MEq/L। क्लोराइड लेवल आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, 98 to 107 MEq/L इज अ नॉर्मल सीरम क्लोराइड लेवल। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया था। होपफुली ये वीडियो आपकी प्रैक्टिस पर्पस से बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आप चाहें तो वीडियो को इस तरह के वीडियोस को देखते समय पेन पेपर ले सकते हैं साथ में, और पूरे वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करके अटेम्प्ट करके फाइनल स्कोर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आज के टेस्ट में आपको कितने मार्क्स मिले। थैंक यू सो मच once again, best of luck।